नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी साथियों से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक बार कॉलेजियम को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में टकराव हो गया है या एक बार फिर से टकराव जारी है। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी। उस याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार कई महीनों से जो हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट है उसको रोक करके बैठी हुई है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सरकार का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में बस इतना रोल होता है कि वह पुलिस आईबी रॉ जिसकी भी रिपोर्ट लगानी होती है वो रिपोर्ट लगा करके वापस सुप्रीम कोर्ट को भेज देता है और फिर वहां से वो रिकमेंडेशन चली जाती है राष्ट्रपति के पास और नियुक्ति हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम की ही चलती है और किसी की नहीं चलती। लेकिन जब तक रिपोर्ट लगा करके केंद्र सरकार नहीं भेजेगी तब तक वो नियुक्तियां होती नहीं है। प्रोसीजर यही है, नियम यही है। इसको लेकर के एक याचिका पड़ी थी। याचिका किसने दिया था? एक एनजीओ है उसने, और उसकी तरफ से वकील कौन थे? प्रशांत भूषण। किसी जज के नियुक्ति में किसी एनजीओ का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, या प्रशांत भूषण इस तरीके के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों इस तरीके से डील करता है कि कोई एनजीओ आएगा वो कहेगा तब हम सरकार से करेंगे। ये तो जजों की नियुक्ति का मामला है। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल रोज को सुप्रीम कोर्ट में होते हैं किसी न किसी मामले में। उनको बुला करके कह देती या उनको बुला करके नोटिस दे देती कि भैया ये नोटिस है और ये काम आप नहीं कर रहे हैं, आप इस काम को कर दीजिए। लेकिन नहीं, एक बार कहा था पूर्व चीफ जस्टिस ने कि फिक्सरों के चंगुल में है कोर्टें। तो वही फिक्सर हैं। अक्सर आपको कुछ नाम याद आएंगे कि इस केस में ये है, इस केस में ये है, इस केस में ये है, या सरकार के अगेंस्ट जो आपको नाम आएंगे, गिने चुने 5-6 नाम जो है वो हमेशा आपको सरकार के अगेंस्ट दिखाई देंगे। ये क्या कोइंसिडेंस है? एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है वकालत का। बहुत सारे काबिल वकील इस देश में हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते वो वकील? इसीलिए क्योंकि उनको फिक्स करने की आदत नहीं है या फिक्स करना वो जानते नहीं है। वो अपने मेरिट पे केस को लड़ते हैं। खैर, बात हम लोग कर रहे थे इस पूरे मसले में हुआ क्या है, और बहुत तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे ये नहीं समझ में आया, जब 7 महीने से नहीं केंद्र सरकार आपको भेज रही है उन नामों की सिफारिश, तो फिर आपने जो धमकी दी है केंद्र सरकार को, उस धमकी से मतलब क्या हो जाएगा? इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या धमकियां दी है, क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में होगा क्या। अब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि हाई कोर्ट की सिफारिशों को कॉलेजियम के पास विचार के लिए क्यों नहीं भेजा गया। हाई कोर्ट का कॉलेजियम अलग होता है, समझिएगा, और हाई कोर्ट का कॉलेजियम जब विचार कर लेता है तो फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उस पर विचार करता है। आज तक किसी ने बताया नहीं कि उसमें विचार क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है सिलेक्शंस का, क्योंकि ना इंटरव्यू होता है, ना टेस्ट होता है, ना कोई तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। तो रिकमेंडेशन का कोई तरीका होगा ना। अभी हाल में ही एक मैटर उठा था, तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हम एक मैकेनिज्म विकसित कर रहे हैं जिससे बहुत अच्छे जज आएंगे। ये मैकेनिज्म पिछले 75 साल से विकसित हो रहा है, पता नहीं कैसे विकसित होगा, कब विकसित होगा। बाद में 1993 के बाद कॉलेजियम आ गया। कॉलेजियम में हम ही सब कुछ है, हम ही नियुक्त करने वाले हैं, हमें नियुक्ता है, हम ही सैलरी डिसाइड करेंगे, हम ही सारी बातें करेंगे, हम ही टैलेंट भी डिसाइड करेंगे। यह पूरे विश्व में कहीं नहीं, यह सिर्फ भारत में। और कॉलेजियम को लेकर के ये पहली बार आवाज नहीं उठ रही है। कॉलेजियम पे मैं ही लगातार उठाता रहा हूं कि ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि सरकार का नहीं दखल होना चाहिए, इसका नहीं दखल होना चाहिए, वो सब अपनी जगह ठीक है। सरकार का दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जुडिशरी में, लेकिन सिर्फ जुडिशरी ही हावी रहे, जुडिशरी ही नियुक्ति करे,
जुडिशरी ही जिसको चाहे उसको नियुक्त करे, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन कॉलेजियम पे भाई भतीजावाद के बड़े आरोप हैं और वो दिखाई देते हैं क्योंकि गिने चुने हैं और पता चल जाता है कि इनके चाचा जज थे, इनके पिताजी जज थे, इनके भाई जज थे, इनका रिलेटिव जज था, या इनके पिता बहुत बड़े वकील रहे हैं, या देश के लॉ के प्रोफेशन में किसी बड़े पद पे रहे हैं सरकार की तरफ से। ये सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चल जाती हैं लोगों को। तब लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि भाई क्या मतलब है इसका। सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार ने क्यों नहीं इस पे कोई कार्रवाई की। तो सरकार और इस देश की संसद कार्रवाई कर चुकी है, उसको 5 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया था 2015 में ही। मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले एनजेएसी बनाया था। आप एक बार जाकर के उसको पढ़िएगा डिटेल में, या मेरे वीडियो बहुत सारे पड़े होंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो खैर, इस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि हाई कोर्ट की सिफारिश को कॉलेजियम के पास विचार के लिए क्यों नहीं भेजा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं भेजा गया। जस्टिस किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि हम मामले को बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जस्टिस कौल ने तो यहां तक कहा कि हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूं, एकदम जैसे कहते हैं ना कि बहुत गुस्से में हूं, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं अपने आप। ये तरीका है। सरकार कोई हवा में नहीं उड़ करके आती है। सरकार इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग मिल करके चुनते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी होती है वही। और आप कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन खुद को रोक रहा हूं। ये किस तरीके का एटीट्यूड है? ये सुप्रीमेसी का एटीट्यूड है। आप कह सकते हैं कि ठीक है, हम आपको लीगल नोटिस देते हैं या कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि हम खुद को रोक रहे हैं लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कह लेंगे जज साहब? आप गाली देंगे मोदी को, सरकार को गाली देंगे, सरकार बर्खास्त कर देंगे, क्या करेंगे? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया की ताकत में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है या देश की संसद के अंदर क्या होता है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक इस पे बहस करती है, पब्लिक इस पे सोचती है, पब्लिक इस पे विचार करती है कि हमारे देश की जो सर्वोच्च पद हैं या सर्वोच्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं। खैर, फिर उन्होंने कहा कि मैं रोक रहा हूं। धुलिया की बेंच मोदी सरकार की ओर से नामों की मंजूरी देने को देरी के आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आगे फिर क्या हुआ? जस्टिस कौल ने केंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के 80 नाम में से 10 महीने से 80 नाम 10 महीने से लंबित है। 80 नाम 10 महीने से नहीं लंबित है। बेसिकली 10 नाम तो अभी अभी है, 70 नाम इस समय लंबित है। इन्होंने कहा कि केवल एक बुनियादी प्रक्रिया है, आपको करना क्या है, रिपोर्ट लगा करके भेज दीजिए, उसमें आप तो कुछ कर पाते हैं नहीं। हमने आपके विचार जानने होंगे ताकि कॉलेजियम कोई निर्णय ले सके। कॉलेजियम क्या निर्णय लेगी भाई? ये कहेगी कि कल से प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, या क्या करेगी? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देगी या अटॉर्नी जनरल को पद से हटा देगी? क्या करेगी? ये तो खैर 7 दिन बाद पता चलेगा कि क्या करेगी, लेकिन एक सवाल है, एक जिज्ञासा है। सुप्रीम कोर्ट को इसको भी बता देना चाहिए था क्या करेगी भाई, हाथामाई करेगी, कौन सा काम कर देगी ऐसा। अच्छा, कौल की पीठ ने कहा कि 26 जजों के तबादले एक संवेदनशील हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लंबित है। जस्टिस कौल ने कहा कि मेरे पास इस बात की जानकारी है कि उच्च न्यायालय की ओर से जिन नामों की सिफारिश की गई वह पेंडिंग है, लेकिन वह कॉलेजियम के पास नहीं पहुंचे हैं। तो आप यह बताइए कि किस तरीके से वो नाम आपके पास पहुंचे हैं? ये भी तो बड़ा सवाल है। अगर सरकार ने हाई कोर्ट के कॉलेजियम का नाम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचाया या प्रोसेस से नहीं आया, तो क्या आप वाया इस नाम को जानते हैं या किसी ने फोन करके आपको बताया था? देखिए, ये लीगल का मैटर है तो लीगल के तरीके से बात होनी चाहिए इस पर। खैर, सुप्रीम कोर्ट है भैया, आप कुछ कह नहीं सकते, कंटेम्प्ट का नोटिस भेज देता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। उन्होंने कहा कि आज मैं चुप हूं, अगली बार जब केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, क्या है पूरा मामला, पूरा अखबार इस समय पटे पड़े हैं इससे। इन्होंने क्या कहा? आज चुप हूं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बहुत कम समय मांगा है। वेंकट रमणी जी अटॉर्नी जनरल है भारत के, वो इस मामले में प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ठीक है, मैं मामले को देखता हूं, 7 दिन का समय दीजिए हमको।
तो उन्होंने कहा कि वेंकट रमणी ने बहुत कम समय मांगा है, इसलिए मैं चुप हूं। इन मुद्दों पर समाधान करने के लिए आप अपने कार्यालय का प्रयोग करिए। वेंकट रमणी ने निर्देश के लिए एक हफ्ते का समय मांगने पर जस्टिस कौल ने कहा कि मैं बहुत कुछ कहने के बारे में सोच रहा था। मतलब आज जो नहीं कहना था वो सब कुछ कह देता। इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई? खैर जानेंगे इतना इंटरेस्ट क्यों है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 7 दिन का समय मांगा आपने, इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूं। कंट्रोल हो गया। जस्टिस कौल ने कहा कि न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ, अब देखिए कितनी बढ़िया चीज कही जस्टिस कौल साहब ने कि न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लाने की कोशिश कर रही है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा कौन साहब? कैसे लाते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा? इसका कोई फार्मूला है? वो भी पब्लिक डोमेन में कर दीजिए, इतना छुपाना क्या? अल्टीमेटली देश के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं आती हैं। उन प्रतिभाओं का खोज कैसे होता है? जनता में तो ये परसेप्शन है, आम परसेप्शन है कि वहां तमाम भाई भतीजावाद चलता है। कभी पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, इस समय जो सीजीआई साहब हैं इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मिलाकर के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज इस समय है जो सीजीआई साहब है, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को जोड़ दिया जाए तो, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो इस तरीके से प्रतिभा का मतलब प्रतिभा को निकाला जाता है बाहर। ये कोई टैलेंट है या कोई अन्य तरीका है, उस तरीके को भी सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। हालांकि सीजीआई कह चुके हैं कि हम ये नहीं बताएंगे कि कोलिजियम में क्या डिस्कशन होता है। आप यह कह रहे हैं, सीजीआई साहब यह कहते हैं, ठीक है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट हैं तो आपको कोई कुछ कह थोड़ी नहीं सकता है। लेकिन लंबित मामलों के कारण जिन वकीलों का नाम न्यायाधीश बनने के लिए रिकमेंड किया जाता है वो आपस नाम ले रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दिन तक मामले को लटका देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अच्छे उम्मीदवार न्यायाधीश बनने के लिए अपनी सहमति वापस लेते हैं यह वास्तव में चिंताजनक है। कहा कि शीर्ष अदालत नियमित अंतराल पर इस मामले की निगरानी करेगी। निगरानी क्या करेगी ये आगे उन्होंने बताया। जस्टिस कौल ने कहा कि लंबित सिफारिशों पर कोई ठोस कार्रवाई 7 महीने से नहीं हुई है। मामूली प्रक्रियागत कदम उठाने से यह काम हो जाते हैं, मतलब छोटा मोटा काम है, ये हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को देखने वाले उच्चतम न्यायालय का हिस्सा जस्टिस कौल, मतलब जो कोलेजियम सिस्टम है उसका भी हिस्सा है जस्टिस कौल। हमने चीजों को आगे बढ़ाने और बारीकी से निगरानी का प्रयास किया। मैंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हर 10-12 दिन में, यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जस्टिस कौल कहते हैं कि मैंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हर 10-12 दिन में यह मामला उठाया जाएगा, ताकि मेरे पद छोड़ने, यानी 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं कौन? जस्टिस कौल साहब। इन्होंने कहा कि मेरे पद छोड़ने से पहले पर्याप्त काम हो जाए। पर्याप्त काम हो जाए मेरे पद छोड़ने से पहले? क्यों? क्या किसी का रिकमेंडेशन है? क्योंकि भाई भतीजावाद के तो आरोप लगते हैं जज साहब, आप इससे नहीं मुकर सकते। खैर अब इसका क्या मतलब है, अब इसका जस्टिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है या जज साहब ही दे सकते हैं, बाकी लोग तो कयास ही लगाएंगे इस पे, वैसे हम भी कयास लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ अब आपको बताते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए याचिका पड़ी थी कि आप केंद्रीय कानून और न्यायालय मंत्रालय के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। क्या करेंगे साहब? सब आईएएस बर्खास्त, मिनिस्टर बर्खास्त, मतलब करेंगे क्या? दंड लगा देंगे, 10-20 लाख रुपए का पेनाल्टी लगा देंगे। कौन सा प्रोसीजर है दंड देने का? इस पे इसके बारे में ये एनजीओ गैंग वाले नहीं बताए। खैर आगे बढ़ते हैं। कोई कॉमन कॉज करके कोई वकील है, उसी की तरफ से प्रस्तुत होता है इस तरीके का मामला। ये लोग बहुत बार इस तरीके का मामला लेकर चले। आप लोगों को एक बात और बता दें कि 2015 में अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को रद्द कर दिया था। यह अधिनियम रहता तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भी बड़ी भूमिका होती। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच छिड़े विवाद पिछले साल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस टिप्पणी से और बढ़ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कानून को निष्प्रभावी कर दिया था। मतलब एनजेएसी जो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से बड़े मार्जिन से कानून बना था, उसको 5 जजों ने कहा नहीं हम इसको नहीं मानते हैं, और उसका आधार बनाया था केशवानंद भारती केस को।
कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। कोलेजियम कब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, ये आज तक नहीं पता चला। और इस पूरे देश में सबको एक भ्रम में रखा जाता है। क्या भ्रम में रखा जाता है? कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या अमेरिका की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या ऑस्ट्रेलिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या पूरे दुनिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है? जितना डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिर्फ भारत की ही है। वहां पे जो प्रोसीजर है उसको क्यों नहीं लागू किया जा सकता यहां पे नियुक्ति का? और उससे भी बड़ा सवाल कि खुद की नियुक्ति कौन करता है दुनिया में? कौन सी ऐसी संस्था है? कोई नहीं है जो खुद से खुद की नियुक्ति करता हो। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। जबकि नीचे की जो हमारी जुडिशरी है, वहां पे बाकायदा एग्जाम और इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो बनते हैं लॉ ऑफिसर। अच्छा, एक चीज आप लोगों को याद दिलाएं, किरण रिजिजू पूर्व लॉ मिनिस्टर थे, आप लोगों को पता ही है। इसी साल फरवरी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, जब एक जगदीप धनखड़ जी वाला मैटर हुआ था तो कुछ टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि मैंने समाचार में देखा कि उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी है। उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही थी, लेकिन इस देश के मालिक इस देश के लोग हैं, हम एक सेवक हैं। अगर कोई मालिक है तो यह जनता है, यदि कोई मार्गदर्शक है तो वह संविधान है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा। आप किसी को चेतावनी नहीं दे सकते हैं। तब रिजिजू ने कहा था कि जज बनने के बाद उन्हें चुनाव या जनता के सवालों का सामना नहीं करना पड़ता है। जजों और उनके फैसले और जिस तरीके से वो न्याय देते हैं, वो अपना आकलन करते हैं, उसे जनता देख रही है। सोशल मीडिया के इस युग में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। इससे भी सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया था। अच्छा, ये बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट भेजता ही क्यों है? सुप्रीम कोर्ट एक अपना इंडिपेंडेंट एक एजेंसी बना ले, उसके पास तो पावर है, 5 जज 7 जज बैठे, एक जांच आयोग बना ले कि हमने रिकमेंड कर दिया है, उन्हीं का अपना एक जांच आयोग रहेगा, वो जांच करके दे देगा कि इस वकील पे जिसको हम जज बना रहे हैं उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई बात तो नहीं, कोई चीज तो नहीं, वो खुद ही जांच करके दे देगा। सरकार से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बातें भी सरकार से क्यों पूछना साहब? जबरदस्ती इसमें सरकार को लपेटे रहते हो। आपके पास तो पावर है, 5 7 8 10 जज, जितने भी जज की एक जूरी बनाइए और एक कॉलेजियम सिस्टम की तरह एक लॉ पास कर दीजिए आप कि अब सरकार के पास आईबी रॉ की रिपोर्ट लगाने के लिए भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है जो रॉ की रिपोर्ट को सार्वजनिक पब्लिश कर दिया था। सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला था। हालांकि उसके बाद कोई और रिपोर्ट नहीं पब्लिश की गई, उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म किया गया था उसका। इस तरीके से जैसे आप देखिए, सरकार हो या जुडिशरी, दोनों के पास अपनी अपनी पावर है और कोई किसी को धमका नहीं सकता है। ना सरकार जुडिशरी को धमका सकती है, ना जुडिशरी सरकार को धमका सकती है। और खासकर नियुक्ति के मामले में या इस तरीके के मामले में तो बिल्कुल नहीं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जगदीप धनखड़ साहब 35 साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं, सीनियर वकील रहे हैं, लॉ उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है। अगर वो भी कॉलेजियम से रिकमेंड होते तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर होते। तो ये जो बातें हैं, ये जो चीजें देश में चल रही हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिनको लगता है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, उनको रिकमेंड करूंगा कि एनजेएसी डाल करके गूगल में एक बार विस्तृत उसको पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार ने कौन सा कानून 2015 में बनाया था जजों की नियुक्ति के लिए, जिसको 5 जजों की बेंच ने निरस्त कर दिया था। हालांकि जो 5 जजों में थे, चिलमेश्वर साहब थे, जब वो रिटायर हो गए तब उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं एनजेएसी के पक्ष में था, लेकिन यहां पे दूसरी बातें चल रही थी, इसलिए मैंने भी उस पर कुछ कहा नहीं। रिटायर होने के बाद बहुत सारे जज लोग, कॉलेजियम सिस्टम हो, अन्य व्यवस्थाएं हो, केशवानंद भारती केस हो, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन पद पे रहते हुए कोई नहीं करता है। तो यह भी सब कुछ देश देख रहा है और देश जान रहा है, देश व्यवस्थाओं को भी जान रहा है। कोई नहीं चाहता है कि सरकार और जुडिशरी में क्लैश हो, और कोई यह भी नहीं चाहता है कि कोई मनमाने तरीके से काम करे। दोनों ही बातें हैं। तो निर्णय आप करिएगा, निर्णय आप लीजिएगा। हो सकता है कि विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया हो,
मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।